नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ATV गुलबर्गा के खुसूसी प्रोग्राम एक मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं सरकर्दा सीनियर मुस्लिम कायद जनाब इकबाल अहमद सरड़गी साहब। जनाब इकबाल अहमद सरड़गी साहब कांग्रेस के सीनियर तरीन रहनुमा हैं। आप 10 साल तक गुलबर्गा जिला कांग्रेस आई के सदर रहे और मेंबर पार्लियामेंट के हैसियत से भी आपकी खिदमात नाकाबिल फरामोश है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के आप चेयरमैन रहे और जॉइंट पार्लिमानी कमेटी ऑफ ऑफिस ऑफ दी प्रॉफिट के भी आप चेयरमैन रहे। अलावा इसके गुलबर्गा में आज जो GDA बहुत मशहूर है तो उसके पहले चेयरमैन इकबाल अहमद सरड़गी थे और उससे पहले सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड हुआ करता था, उसके भी आप चेयरमैन रहे और बेहतरीन पार्लियामेंट्रियन की हैसियत से आपने अपना रिकॉर्ड बनवाया है। और आपके सियासी ख़त का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस वक्त कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए जनाब इकबाल अहमद सरड़गी साहब ने सोनिया गांधी जी का नाम तजवीज़ किया था। तो उस वक्त भी आप काफ़ी शोहरत आपको हासिल हुई थी। तो आज हमारे साथ इकबाल अहमद सरड़गी साहब हैं। हम मौजूदा इंतखाबात के हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो सरड़गी साहब आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। सबसे पहले आप सीनियर पार्लियामेंट्रियन हैं तो इस हैसियत से आप बखूबी जानते हैं कि गुलबर्गा के जो MP रहे डॉक्टर उमेश यादव, उनकी कारकर्दगी कैसी रही कि आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मेरे घर पे तशरीफ़ लाने की और मेरे ख़यालात को सुनने के लिए आप आए हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक उमेश यादव साहब के बारे में आपने जो सवाल किया है, मैं तो मुतमिन नहीं हूँ उनकी कारकर्दगी पे। और वो 10 साल का जो पीरियड उनका 5 साल का पीरियड जो गुजरा है उसमें कोई नुमायाँ खिदमत अंजाम नहीं है। और एक MP में एक चीज़ होनी चाहिए, सारे तबक़ात को लेकर के चलना उनकी ज़िम्मेदारी होती है। वो ज़िम्मेदारी को निभाया नहीं है बराबर और कई तबक़ात को बिल्कुल नज़रअंदाज किए हैं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल है। और आइंदा भी मैं MPs के लिए भी मैं ये कहूँगा कि तमाम तबक़ात को साथ लेकर चलने की, उनके जो मसाइल को हल करने के उनमें वो जज्बा रहना चाहिए और वो खिदमत करनी चाहिए इस नमूने से। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अब कांग्रेस के हल्का लोकसभा से जो मौजूदा उम्मीदवार हैं राधा किशन दौड़मनी जी, वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि तमाम तबक़ात में एकसां मकबूलियत रखते हैं और बिल्कुल गैर मुतनाज़ और साफ शफाफ किरदार के मालिक हैं। तो आप क्या कहेंगे, वो MP की जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाएंगे अगर मुंतखब होते हैं? जहाँ तक राधा कृष्ण दौड़मनी का ताल्लुक़ है जी, वो सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। खरगे साहब के करीबी बल्कि उनके दामाद हैं और हमेशा हर सियासी कारकर्दगी में वो साथ रहे हैं। और गुलबर्गे के सियासी हालात से वो कि वो नुमाइंदे थे नहीं हैं, लेकिन नुमाइंदे से बढ़कर उन्होंने ऐसे सियासी कारनामों में शिरकत की है। लिहाजा उनका तजुर्बा जो है वो तजुर्बा आप जब MP बनेंगे तो आप ज़ाहिर हो जाएंगे कि एक सियासी माहिर के तरीके से उन्होंने अपने इसको अंजाम देंगे जिम्मेदारियों को, मेरा ऐसा ख्याल है। ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल सियासत में एक नया चेहरा है। तो क्या आप जैसा बताया आपने कि वो पहले से ही अमली सियासत में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन सियासी सरगर्मियों में ताल्लुक है? बिल्कुल है, सियासी सरगर्मियों में थे। हर इलेक्शन में, चाहे वो ज़िला पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे इसका असम्बली इलेक्शन हो या कॉरपोरेशन इलेक्शन हो या पार्लियामेंट, मेरे खुद पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने बहुत सारा काम किए हैं। वो सारा तजुर्बा उनके पास है और वो तजुर्बा इस इलेक्शन में कांग्रेस के लिए काम आएगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। जी, इस वक्त जो इंतखाबात हो रहे हैं बहुत ही अहमियत के बल्कि गैर मामूली अहमियत के मुतामिल हैं। तो आप इन इंतखाबात के लिए आप क्या समझते हैं कि इसमें मुसलमानों को किस तरह का रोल अदा करना चाहिए?
इस इलेक्शन आप जैसा फरमाया है कि बहुत ही अहमियत हामिल है इलेक्शन। इस इलेक्शन में ये कोशिश हो रही है कि जो फ़िरका परस्त तबका है वो चाहते हैं कि आइंदा इलेक्शन में जैसा कि बीजेपी पार्टी है उसका साथ बैकग्राउंड में आरएसएस है और उनकी कोशिश ये है, न सिर्फ कोशिश बल्कि पिछले 10 साल के कारनामे अगर सहाफ़त को देखेंगे या पब्लिक का ओपिनियन अगर देखेंगे या उनके जो भी बयानात हैं या उनकी कारकर्दगी है उसमें साफ साफ ये ज़ाहिर होता है कि वो एक फ़िरक़े की तायद करते हैं और एक फ़िरक़े की मुखालिफत करते हैं। जिस तबके की मुखालिफत करते हैं वो माइनॉरिटी की मुखालिफत करते हैं। तो ये अगर फिर से अगर रिपीट अगर हो जाए तो यहाँ पर माइनॉरिटी का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इस लिहाज से इस बात को दिमाग में रखते हुए इस इलेक्शन में अपने हक़ राय का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, अगर वरना फिर से हम खसारे में आ जाएंगे और खसारे में आने वाले सिर्फ माइनॉरिटी के लोग होंगे। जी, तो मौजूदा इंतखाबात का एक मरहला मुकम्मल होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में बांसवाड़ा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मुसलमानों के बारे में इंतहाई नाशाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। एक वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फायद होने वाले शख्स को क्या इस तरह की ज़बान इस मुल्क के शहरियों के बारे में, क्या मुसलमान इस मुल्क के शहरी हैं, तो इस तरह का बयान दिया गया, तो आप क्या समझते हैं? ये जो फिलवक्त जो उनका बयान है ये उनकी बुकलाहट का नतीजा है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो उनको जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनके ज़हनियत जो है मुस्लिम फ़िरक़े के ख़िलाफ़ है और एक उनके दिमाग में एक चीज़ जो ख़तरनाक है, जहरीली चीज़ है कि वो हिंदू राष्ट्र यहाँ बनाना चाहते हैं। इस लिहाज से उस मंजरे को लेकर के उन्होंने अपनी सियासत को 10 साल में चलाया है और आइंदा अगर आ जाएंगे बदकिस्मती से बोलिए या खुशकिस्मती से तो वो फिर और ज़्यादा नुकसान होगा और मुस्लिम तबके के जैसा शरई मामलात में मदाखलत, एक प्राइम मिनिस्टर जो है होके शरई मामलात में मदाखलत करना और शरई मामलात में मदाखलत करके उसकी अमेंडमेंट लाना पार्लियामेंट में कानून को, एक पार्लियामेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर का ये काम नाज़ेबा है कि भाई पार्लियामेंट के जो अफेयर्स हैं प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल उससे हर फ़िरक़े के लिए एक्सेप्टेबल होना और हर फ़िरक़े के जो मज़हब है उसको उसकी मुदाफ़अत करना, हर फ़िरक़े के जो रस्म व रिवायत हैं उसकी तायद करना, हर फ़िरक़े के जो मसले हैं उसको हल करना। ये छोड़ कर के एक ही तबके को दिमाग में एक चीज़ रख के आइंदा हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और उन्होंने कई जगह ये कहा भी है, तो ये बात प्राइम मिनिस्टर के नाज़ेबा है। आप मनमोहन सिंह के साथ बहुत करीबी आपके ताल्लुकात प्रभावित रहे, क्या मनमोहन सिंह ने कभी ऐसा जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे कहा था कि इस मुल्क के वसाइल पर सबसे पहला हक़ मुसलमानों का है? कभी नहीं। मैं तो 10 साल पार्लियामेंट में रहा हूँ और मनमोहन सिंह साहब का जो प्राइम मिनिस्टर होने के लिए जो पार्लियामेंट में जो पेश किए थे वो मैं ही हूँ, उनके नाम का जो ऐलान किया गया था और तायद करा था। तो मनमोहन सिंह के जो कैलिबर है, मनमोहन सिंह का जो उनका जो जहन बिल्कुल पाक जहन था और वो एक बेहतरीन क्या बोलना चाहिए वज़ीर-ए-आज़म के काबिल थे और एक शानदार तरीके से वो रिप्रेजेंट करते थे कि अमेरिका भी उनकी जो है इकोनॉमिक पॉलिसी को एक्सेप्ट करा और अमेरिका के जैसे मुकाबले में हर यूएनओ के असम्बली में मनमोहन सिंह ने जिस तरीके से हिंदुस्तान की इकोनॉमी को पेश किया, वो इकोनॉमी को कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उनके मुकाबले में नहीं आ सकता। तो बहुत काबिल तरीन आदमी थे मनमोहन सिंह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनका नाम लेकर गलत बयानी से काम लिया। बिल्कुल गलत बयानी से कह रहे हैं। एक
पार्शलिटी से किए हैं। तो आप MP रहे, तो MP हो या वज़ीर आज़म हो या चीफ मिनिस्टर हो, सबको हलफ दिलाया जाता है। उस हलफ में किसी एक तबके की जानिबदारी करने की बात नहीं, हिंदुस्तान के तमाम तबक़ात के साथ हलफ इंसाफ करने की बात होती है, लेकिन वज़ीर आज़म एक तरफ़ा काम कर रहे हैं। तो ये उनके वज़ीर आज़म के हैसियत से हलफ लेने के खिलाफ बातें हैं। जी जी, ये बिल्कुल गलत है। एक वज़ीर आज़म के ओहदा रखने वाला शख्स बिल्कुल हर मज़हब के लिए एक्सेप्टेबल होना और किसी मज़हब के बारे में गलत बयानी कर देना, ये हिंदुस्तान की रिवायत के ख़िलाफ़ है। और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि सारे मज़ाहिब को एकसा तौर पर लेकर चलना है और सारे मज़ाहिब को की एकसा तौर पर नुमाइंदगी करना, ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले रहनुमा हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के ढांचे को समझ करके इस बात को कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया है कि सारे तबक़ात को एकसा तौर पर लेकर चलना एक प्राइम मिनिस्टर का है, जो भी हुकूमत है, जो भी प्राइम मिनिस्टर है, उसका यह फ़र्ज़ है कि उसको अपना फ़र्ज़ को बिल्कुल जानिबदारी से नहीं, गैर जानिबदारी से निभाना ज़रूरी है। आप पार्लियामेंट में 10 साल रहे हैं, गालिबन 14वीं लोकसभा थी वो, तो आप उस ज़माने में जो पार्लियामेंट थी और आज की जो पार्लियामेंट है, उसमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं? मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट का बहुत ज़्यादा मेयार गिर गया है। तरक्याती एजेंडों पे कोई बात नहीं हो रही पार्लियामेंट में, सिर्फ निज़ाई बातें, मज़हब की नफ़रत की बातें ही पार्लियामेंट में हो रही हैं। तो आप इसको कैसा, एक साबिक़ MP की हैसियत से क्या राय है आपके इस बारे में? बहुत बड़ा फ़र्क है। जब से मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये BJP हुकूमत में आई है, उसका एजेंडा ये है कि माइनॉरिटीज़ के तबकों को पीछे ढकेलना और उनके जो भी रस्म व रिवाज हैं, उनके जो भी मजहबी अक़ायद हैं, या जो भी उनकी तहज़ीब है, या उनके जो भी मस्जिदें हैं, या जो भी उनकी इबादत गाह हैं, उसको जो है नुकसान पहुंचाना, ये काम हो रहा है इस BJP के एजेंडे में, जिसके ज़िम्मेदार जो है मोदी साहब हैं। और सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया जा रहा पार्लियामेंट में। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अलमिया है। पार्लियामेंट इसलिए है कि नुमाइंदे हुकूमत से सवाल करें, जवाब तलबी हो। तो अब राहुल गांधी को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया सवाल पूछने पर। तो ये किस तरह की डिक्टेटरशिप चल रही है, जमहूरियत चल रही है पार्लियामेंट में? ताज्जुब तो इस बात का है कि खुद BJP के नुमाइंदों को बात करने का मौका नहीं है, नहीं दे रहे मौका, फिर दूसरे लोगों को सोचने की बात ही नहीं है कि मौका देंगे या नहीं देंगे। तो ये एक अच्छी पार्लियामेंट जो आवाम के फ़ायदे के लिए हो, आवाम के मसाइल पर जिसमें मबाहिस हो, ऐसी पार्लियामेंट बनाने के लिए इंडिया अलायंस को ये मौजूदा इलेक्शन में कामयाब बनाना बहुत ज़रूरी है। आप क्या इस बारे में कहना चाहेंगे? इंतहाई ज़रूरी है। ये इंडिया अलायंस को लाने के लिए तो जो ऑल 28 पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर के जो कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल सही कोशिश है, क्योंकि हिंदुस्तान में फिर से एक बार एक जमहूरी हुकूमत आना ज़रूरी है और सारे मज़ाहिब को मज़हबी हुकूक मिलना ज़रूरी है और सारे मज़ाहिब को एक तमानियत मिलना ज़रूरी है। कहीं कहीं पिछले 10 साल में एक तबके को काफ़ी तौर पर एक नुकसान करने का कोशिश भी की गई है और नुकसान भी हुआ है, और फिर एक डर बैठा है कि वो जो उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से, यानी बिल्कुल गैर जानिब तरीके से उनकी नुमाइंदगी होना चाहिए, ऐसा पिछले 10 साल में हुआ नहीं है। और आइंदा अगर यही पार्टी अगर आ गई, सदर में अगर आ गई, तो वही ख़तरा फिर हमारे सर पर मंडलाने वाला है। इसलिए आज के इसमें ये इलेक्शन बड़ा अहम तारीख़ी इलेक्शन है। ये सारे चीज़ों को दिमाग में रख कर के आइंदा अपने मज़हब की तमानियत, अपने जो भी तमानियत होना है हमको, मज़हबी एतबार से हो या जमहूरी एतबार से हो, एक मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत की हैसियत से उसको
गवर्नमेंट जो है उसकी हिफाजत करना चाहिए, उसका अखलाकी फ़र्ज़ है। हर तरह के यहाँ तक कि किसानों के एहतजाज को भी दबा दिया जा रहा है। तो ये जमहूरी सेकुलर हुक्मरानी कायम करने के लिए, पार्लियामेंट का विखार बहाल करने के लिए आपके ख्याल में इंडिया अलायंस को जिताना ज़रूरी है। ये अभी कर्नाटक में लोकसभा इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, अब 7 मई को दूसरा मरहला होने जा रहा है। तो इस हवाले से आप मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो 100% वोटिंग को किस तरह यकीनी बना सकते हैं? मुसलमानों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो पिछले इलेक्शन में धांधलियाँ हुए हैं या जानिबदारी हुई है या मजहबी गलबा मुसल्लत करने का जो कोशिश रही है या हिंदू राष्ट्र के इसको लाने की, हुकूमत लाने की कोशिश हो रही है, ये बीजेपी या बजरंग दल या ऐसे जो कम्युनल पार्टीज़ हैं उनको मौका मिलने की जो कोशिश हो रही है, उस कोशिश को रोकने के लिए ये जो इलेक्शन है इंतहाई अहमियत का हामिल है। और ऐसे मैं सिर्फ मुस्लिम मज़हब को ये बोलता नहीं हूँ, बल्कि हर वो मज़हब, हर वो फ़र्द जो जमहूरियत को पसंद करता है, जमहूरियत के यकीन रखता है और मैंने एक ऐसी सोसाइटी को हिंदुस्तान में बनाए रखने की कोशिश करता है जिसमें सारे मज़ाहिब को, सारे लोगों को एक साथ मौका मिलना और उनको किसी किस्म का डर खौफ बाकी नहीं रहना, ऐसी हुकूमत आने के लिए इस इलेक्शन में मुसलमानों के लिए कोशिश होना चाहिए। न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि जमहूरियत के पसंद जो तबका है वो सारे लोग इसमें कोशिश करने की ज़रूरत है। हल्का लोकसभा गुलबर्गा के वोटर्स के लिए आप क्या अपील करना चाहिए? जहाँ मैं हिंदुस्तान में कांग्रेस की तायद कर रहा हूँ, जमहूरी मिजाज की जो पार्टी है आने की, वहाँ पर मैं इंडिविजुअल तौर पर भी यहाँ के जो नुमाइंदे हैं राधा किशन दुर्मनी, उनको कामयाब करना यहाँ के हिसाब से ज़रूरी है। और मैं उनके बारे में ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल साफ जहन का आदमी है और कोई किसी किस्म का उनमें जानिबदारी नहीं है और एक अच्छे ख्यालात रखने के है। उनका एक तजुर्बा ये है कि वो एमपी तो नहीं बने, एमएलए तो नहीं बने, लेकिन हर एमएलए हर एमपी के साथ हर इलेक्शन में वो साथ रहे हैं, साथ दिए हैं और जमहूरी इक़्तिदार का उनको ख्याल है और जमहूरियत पसंद नुमाइंदों को उन्होंने तायद किए कांग्रेस के। अब आइंदा उन्होंने जब दूसरों को तायद किए, जब उनको खुद को मौका मिला है तो यकीनन ऐसा नुमाइंदा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो नाज़रीन, जनाब इकबाल अहमद सरअडगी साहब से गुफ्तगू हो रही थी एक मुलाकात प्रोग्राम में। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। हम इकबाल अहमद सरअडगी साहब के बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने ATV के लिए खुसूसी इंटरव्यू देने के लिए हमें वक्त निकाला। अल्लाह हाफ़िज़।